नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के प्रश्नों की सीरीज को आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ के माध्यम से सामान्य विज्ञान के जो भी बेहतरीन प्रश्न बन सकते हैं, जो आपकी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सामान्य विज्ञान के बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज़ का यह पार्ट 1 है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सभी आपके सामने जो प्रश्न प्रस्तुत किए जाएंगे, सभी आपके वन लाइनर्स प्रश्न होंगे, यानी कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पीएच पैमाना होता है, आपसे यहाँ पे पूछा गया कि पीएच पैमाने में कितने अंक होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो पीएच पैमाना होता है, इसमें 0 से लेके 14 तक के अंक होते हैं। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा, 0 से लेके 14 तक के अंक होते हैं पीएच पैमाने में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में डिटेल लिखी गई है। पीएच जो होता है, पीएच पैमाना, यह किसी विलयन की अम्लता और क्षारकता को बताता है, यानी कि कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा विलयन क्षारीय है, यह कौन बताता है? तो यह पीएच पैमाना ही बताता है, जिसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इस पीएच स्केल का जो संभावित मान होता है 0 से लेकर 14 तक होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो कोई भी जो विलयन होता है, कोई भी जो सॉल्यूशन होता है, अगर उसका जो पीएच मान है 7 से कम है, यानी कि किसी भी विलयन का अगर पीएच मान 7 से कम है, तो उस विलयन को, उस सॉल्यूशन को हम अम्लीय कहेंगे। वहीं अगर किसी विलयन का या किसी सॉल्यूशन का जो पीएच मान है 7 से अधिक है, तो उस विलयन को हम क्षारीय विलयन कहेंगे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगर किसी विलयन का मान 7 है, तो उस विलयन को हम न्यूट्रल कहेंगे। तो ये भी आप याद रखिएगा। न्यूट्रल कौन सा विलयन होता है? तो उसका जो पीएच मान 7 होता है वह न्यूट्रल होता है। जैसे कि आपका जल हो गया, पानी हो गया, यह न्यूट्रल की कैटेगरी में आता है। वहीं 7 से कम अगर किसी भी विलयन का मान होगा तो उसको हम अम्लीय कहेंगे, और 7 से ज़्यादा होगा तो उसको हम क्षारीय कहेंगे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग जो है किस अंग में संपन्न होता है? तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, हमारे शरीर में पाचन की जो क्रिया होती है, उसका जो अधिकांश भाग होता है वह छोटी आंत में संपन्न होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला रंग। यानी कि आप याद रखिएगा, जो भी अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको जो आकाश का रंग होता है वह काला दिखाई पड़ता है। कड़वाहट के लिए जो है मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होता है? यहाँ पे जीव की जगह जीभ होगा। हमारी जो जीभ होती है वह जो कड़वाहट का अनुभव करती है, तो इस कड़वाहट के अनुभव के लिए जो संवेदनशील एरिया होता है जीभ का, वह कौन सा होता है? तो पीछे का भाग। तो हमारे जीभ के पीछे का जो भाग होता है वह कड़वाहट के अनुभव के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, पीछे का भाग इम्पॉर्टेंट है। वहीं जो हमारा अग्र, हमारे जीभ का जो अग्र छोर होता है वह मीठे का अनुभव करता है। तो हमारे जीभ के द्वारा जो मीठे स्वाद का अनुभव किया जाता है वह किसके कारण होता है? तो मानव जीभ के अगले भाग यानी कि अग्र भाग के कारण जो है हमको मीठे का अनुभव होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं पीछे के भाग के कारण हमको जो है कड़वाहट का अनुभव होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। जो खाने वाला सोडा होता है इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वह तत्व जो लगभग सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन होता है यह लगभग सभी अम्लों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, हाइड्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मानव शरीर में जो प्रोटीन का पाचन होता है किस अंग से प्रारंभ होता है? तो अमाशय से जो है प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। अमाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो आप याद रखिएगा, जो बॉक्साइट है यह एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा।
इसके अलावा कुछ अन्य धातुओं और उनके अयस्कों को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिनको आप देख सकते हैं। तो पारा का अयस्क सीने बार होता है, जिंक का अयस्क कैलामाइन होता है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, कॉपर का अयस्क क्यूप्राइट होता है, वहीं लोहे का अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सेटेराइट जो होते हैं ये लोहे के अयस्क होते हैं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऑक्टेन संख्या का संबंध किससे होता है? तो आप याद रखिएगा, जो पेट्रोल की गुणवत्ता होती है उसको हम ऑक्टेन संख्या की मदद से मापते हैं, तो आप याद रखिएगा। वहीं डीजल की जो गुणवत्ता होती है वो सीटेन संख्या से मापी जाती है। तो सीटेन संख्या से जो है आपके डीजल की गुणवत्ता को मापा जाता है, वहीं ऑक्टेन संख्या से जो है पेट्रोल की गुणवत्ता को मापा जाता है। सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रदूषक पाया जाता है? तो जो सिगरेट का धुआं होता है उसमें मुख्य रूप से कौन सा प्रदूषक पाया जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। आप याद रखिएगा, सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन नामक ये दो मुख्य प्रदूषक पाए जाते हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े। आप याद रखिएगा, हमारे शरीर में जो है पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। वह बहुलक जिसका उपयोग बुलेट प्रूफ खिड़की या जैकेट बनाने के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीकार्बोनेट आपका एक बहुलक होता है। इसका जो प्रयोग है बुलेट प्रूफ खिड़की या जैकेट बनाने में होता है। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आपको याद रखना है, जो कोशिका भित्ति होती है केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। आप याद रखिएगा, जो पादप कोशिकाएं होती हैं केवल उन्हीं में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि क्या जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो जंतुओं में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। एक चीज़ आप याद रखिएगा, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो जो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति होती है यह किसकी बनी होती है? तो यह सेलुलोज की बनी होती है। फैक्ट आप याद रखिएगा, पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है यह सेलुलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत यानी कि लीवर जो होता है यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, लीवर यानी कि यकृत। आपने देखा होगा कि सूर्य को जो है लगातार ऊर्जा का स्रोत मिलता रहता है, यानी कि सूर्य में लगातार ऊर्जा का सृजन होता रहता है। तो यह किस कारण से होता है? तो सूर्य में लगातार ऊर्जा के सृजन का मुख्य कारण होता है नाभिकीय संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण ही, नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य में लगातार निरंतर ऊर्जा का सृजन होता रहता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा जो हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम जो है इसी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही विकसित किया गया था, बनाया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन के कॉन्सेप्ट पर ही हाइड्रोजन बम बनाया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला आयन कौन सा है? तो कैल्शियम आयन जो है हमारे शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला आयन होता है। पीलिया से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जॉइंटिस यानी कि पीलिया से जो है हमारे शरीर का यकृत यानी कि लीवर प्रभावित होता है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यह जो पीलिया है यह वायरस जनित बीमारी, यानी कि यह वायरस से होने वाली बीमारी है। तथा पीलिया से हमारे शरीर का जो लीवर होता है, यकृत होता है, वह प्रभावित होता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का मेन कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वह विटामिन जिसकी रक्त का थक्का बनने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो आप याद रखिएगा जो विटामिन के होता है यह रक्त का थक्का यानी कि ब्लड के क्लॉटिंग में बहुत अधिक सहायता करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो है कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो आप याद रखिएगा, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो है मैरेस्मस नामक जो रोग होता है वह होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है? तो यकृत यानी कि लीवर जो होता है यह हेपेटाइटिस से प्रभावित होता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा, बिल्कुल सही। हेपेटाइटिस नामक जो रोग होता है इससे मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत यानी कि लीवर प्रभावित होता है।
डॉक्टरों द्वारा जो है एनेस्थीसिया के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में जो है प्रयोग होने वाली जो हास्य गैस है वह होती है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि इसको जो है ऑपरेशन करते समय जो है दर्द का अनुभव न हो, तो इसी कारण से जो है एनेस्थीसिया के रूप में जो है नाइट्रस ऑक्साइड का जो प्रयोग है डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। मलेरिया रोग के प्रभावी जो औषधि है कुनैन, इसका जो निष्कर्षण है किससे होता है? तो कुनैन का जो निष्कर्षण है यह सिनकोना वृक्ष की छाल से होता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, जो मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि है जिसका नाम कुनैन है, इसका जो निष्कर्षण है यह सिनकोना वृक्ष की छाल से होता है। कुष्ठ रोग किससे होता है? तो यह एक बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, विषाणु यहाँ पे जीवाणु हो जाएगा, बैक्टीरिया यानी कि यह जीवाणु से होने वाला रोग है कुष्ठ रोग। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया जनित यह बीमारी है। अगला प्रश्न है एलपीजी गैस के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध किसकी होती है? तो आपने देखा होगा जो भी हमारा एलपीजी गैस होता है अगर उसमें रिसाव होता है तो एक गंध का अनुभव हमको होता है, तो वह गंध किसकी होती है? तो वह जो गंध होती है यह इथाइल मरकैप्टेन की होती है। किसकी? तो यह गंध जो है इथाइल मरकैप्टेन की होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा नई दिल्ली में। किस गैस को हम स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा, स्ट्रेंजर गैस हम किसको बोलते हैं? तो जेनान को जो है हम स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं। गोताखोरों के द्वारा जो है सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें कौन कौन सी हैं? तो जो गोताखोर होते हैं ये किन किन गैसों का उपयोग करते हैं सांस लेने के लिए पानी के अंदर? तो ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो गोताखोर होते हैं समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए जो है ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। मतदान के दौरान आपने देखा होगा जो अंगुली पर जो स्याही लगाई जाती है वह किसकी बनी होती है? तो मतदान के दौरान उंगली पर हमारे जो स्याही लगी होती है वह सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट की। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में जो प्रयुक्त होने वाली गैस है वह हो जाएगी आपकी हाइड्रोजन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन गैस होती है इसका जो प्रयोग है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में इसका प्रयोग होता है हाइड्रोजन गैस का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 31वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है यह किन दो देशों का संयुक्त उपक्रम है? तो आपने देखा होगा भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल है, तो यह भारत और रूस का जो है एक संयुक्त उपक्रम है। तो आप याद रखिएगा भारत और रूस का। जोनास साल्क के द्वारा जो है किसकी खोज की गई थी? तो पोलियो का जो टीका था यह खोजा गया था, विकसित किया गया था जोनास साल्क नामक वैज्ञानिक के द्वारा। भारत का वह शहर जहां इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित किया गया है। तो आप याद रखिएगा इसरो का जो मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र है यह स्थापित किया गया है बेंगलोर में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा इसरो का मुख्यालय भी बेंगलोर में ही है। टमाटर का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण जो टमाटर का रंग होता है यह लाल होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ अन्य वर्णकों के नाम मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको भी आप याद रख सकते हैं। जैसे सेब का जो लाल रंग होता है यह एंथोसाइनिन नामक वर्णक के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन नामक वर्णक के कारण होता है। पपीते का पीला रंग कैरिकाजेंथिन नामक वर्णक के कारण होता है। गाजर का रंग जो है कैरोटीन नामक वर्णक के कारण होता है। वहीं हल्दी का रंग जो है जैंथोफिल नामक वर्णक के कारण होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा एंटोनी लेवोजियर को जो है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हृदय स्पंदन की जो गति है वह किससे मापी जाती है? तो आप याद रखिएगा हृदय स्पंदन की गति को हम ECG की सहायता से मापते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे
जो जांच है और उनसे संबंधित कौन कौन से अंग है उनको मैंने लिखा हुआ है। तो जैसे ईसीजी, इसका पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसकी मदद से जो है हृदय की जांच, हृदय के स्पंदन की जांच की जाती है। वहीं ईईजी की मदद से मस्तिष्क की जांच की जाती है। ईओजी की मदद से आँख की जांच की जाती है। ईएमजी, जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इसकी मदद से मांसपेशियों की जांच की जाती है। आर्डियोग्राम की मदद से कान की जांच की जाती है। मैमोग्राम की मदद से जो है वक्ष की जांच की जाती है। वहीं बीएमडी यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी की मदद से जो है अस्थियों की जांच की जाती है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम वेग जिससे कोई पदार्थ किसी ग्रह के कक्षा के बाहर पलायन कर सकता है उसको हम पलायन वेग कहते हैं। तो आप याद रखिएगा। तथा हर ग्रह का अपना अलग अलग पलायन वेग होता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसके बारे में आप याद रखिएगा। जो पृथ्वी हमारी है, हमारी पृथ्वी का जो पलायन वेग है यह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अगर इस स्पीड से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से किसी पदार्थ को फेंका जाए तो वह पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन सी है? नॉन मेटल कौन सा है? तो यहाँ पे अधातु की बात हो रही है। तो सामान्य ताप पर द्रवित अवस्था में रहने वाली अधातु आपकी हो जाएगी ब्रोमीन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं अधातु की जगह अगर आपका धातु पूछा हो तो राइट आंसर क्या हो जाए? पारा। तो दोनों आपको याद रखना है। सामान्य ताप पर द्रवित अवस्था में रहने वाली अधातु ब्रोमीन हो जाएगी। वहीं सामान्य ताप पर द्रवित अवस्था में रहने वाला धातु कौन सा हो जाएगा? तो पारा हो जाएगा। पारा आपका धातु है और आपका जो ब्रोमीन है वह अधातु है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। नेत्रदान के समय जो है आँख के हिस्से का कौन सा पार्ट जो है दान किया जाता है? तो आप याद रखिएगा। नेत्रदान में कॉर्निया का जो है प्रत्यारोपण किया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। कॉर्निया आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र वैज्ञानिक कौन है? तो जॉन बाल्डिन ये एकमात्र वैज्ञानिक हैं जिनके द्वारा भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन बाल्डिन। तो दोस्तों यह टॉप 40 प्रश्न उत्तर की सीरीज का भाग 1 था। सामान्य विज्ञान के रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।